गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 10th क्लास का अर्थशास्त्र का फर्स्ट लेसन ही रीड कर रहे हैं। तो जो आज की हमारी हेडिंग है वो है सार्वजनिक सुविधाएं। तो जैसे कि हमने पिछले तालिका में पढ़ा है, पिछले टॉपिकों में पढ़ा था कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण लक्ष्य थे जिसमें हरियाणा जो था केरल से पीछे था। तो इसका कारण यह था कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। यानी इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए हरियाणा की जो औसत आय पर यह व्यक्ति आय थी वो अधिक थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि केरल से कम थी। और केरल में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये यानी और जो मूल आवश्यकताएं थी ये सबसे अधिक थी, इसलिए केरल जो है, केरल की औसत व्यक्ति आय अधिक है। इसने एक उदाहरण के जरिए भी बताया है कि जो आय होती है वही सब, यानी पैसा जो होता है सब कुछ नहीं होता। पैसे से हम वे सब सुविधाएं नहीं खरीद सकते। जैसे कि मान लीजिए हमारी जेब में पैसा है लेकिन हमें एक अच्छा पर्यावरण नहीं खरीद सकते, एक अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। यानी इन चीज़ों के लिए हम अन्य चीज़ों की भी हमें ज़रूरत होती है। तो इसको एक उससे भी समझाया गया है। तो हम जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा है सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। तो सार्वजनिक सुविधा के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इसने कि ये यहाँ से जो उदाहरण है मैं बता देती हूँ आपसे। अगर आपके गांव का या इलाके का, यानी इसमें ये बताया गया है कि कोई बच्चा है, जो एक बच्चा है यानी गांव में जो पढ़ना चाहता है और स्कूल में यानी जाना चाहता है, लेकिन गांव में स्कूल नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है तो आप मान लीजिए गांव में स्कूल नहीं है तो वो कैसे पढ़ पाएगा। अगर ये भी मान लो कि अगर गांव में स्कूल है तो वह बच्चा पढ़ सकता है। अगर गांव में स्कूल है तो बच्चा स्कूल जा सकता है। इसके बाद मान लीजिए गांव में स्कूल नहीं है लेकिन बच्चे को अगर बाहर भेजना है पढ़ाने के लिए, तो बाहर कैसे भेजें, बाहर कैसे भेजें उसके लिए यानी आय की ज़रूरत होनी ज़रूरी है कि हमारे पास आय होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास आय नहीं है तो हमें आय के बगैर यानी धन के बगैर हम उसको स्कूल में नहीं भेज सकते। तो इसमें कहने का अर्थ यही था कि अगर गांव के सभी बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना चाहें, सभी के अंदर यानी पढ़ने की इच्छा है, तो सरकार उनके लिए स्कूल बनाएगी। अगर सरकार नहीं है तो कोई भी निजी संस्था यानी बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर कोई भी निजी संस्था वहाँ स्कूल खोलेगी। तो इससे यानी सब बच्चे पढ़ पाएंगे। ये एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है कि मान लीजिए एक बच्चा है, मैं आपसे फिर से बता देती हूँ, और एक बच्चे के लिए वो स्कूल जाना चाहता है लेकिन गांव में स्कूल नहीं है। तो गांव में स्कूल न होने के कारण वह बच्चा स्कूल नहीं जाता। अगर बाहर पढ़ाने के लिए भेजें तो जो परिवार की आय है वो इतनी अधिक नहीं है कि बाहर पढ़ाने के लिए भेजें। तो इससे क्या होगा, इससे वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर गांव में बहुत सारे बच्चे हों और पढ़ना चाहते हैं सभी, तो उनके लिए सरकार यानी कुछ ना कुछ, सभी बच्चों की अगर एक जैसी सोच है, पढ़ना चाहती हैं, तो ऐसे में सरकार को कोई ना कोई संस्था या निजी संस्था वहाँ पर खुलेगी जिससे सब बच्चे पढ़ पाएंगे। इसके माध्यम से ये बताना चाहा है कि अगर सार्वजनिक, अगर ऐसी सुविधाएं हों सार्वजनिक, तो उसका लाभ यानी सब उठा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक, जैसे कि हमने पढ़ा था कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों में यानी इसलिए भी केरल है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम राशन वगैरह के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जोड़ा जाता है, राशन के द्वारा यानी लोगों को जो अनाज वगैरह दिया जाता है, यानी कुछ व्यवस्थाएं सरकार भी करती है। तो सरकार जब उनके स्वास्थ्य का या खाने पीने का ध्यान रखती है तो वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है, यानी वहाँ का स्वास्थ्य है, वहाँ का जो पोषण स्तर है वो और राज्यों की बजाय बेहतर है यानी अच्छा है। तो इसके बाद हम एक तालिका है, इस पर विचार करते हैं। आप ये तालिका देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है। जैसे इसने लिख रखा है ऊपर, ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर पुरुषों की इतनी है और महिलाओं की इतनी। आप इसे देखें तो इसमें हमने ये ऐसे ही भरनी है बेटा, जैसे सभी वायु वर्गों की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध। आप इसमें पहले इसने पूछा है
पुरुषों की तो पुरुषों की लिख दें, महिलाओं की पूछिए तो महिलाएं की लिख दें। फिर इसने पूछा है व्यक्ति स्कूल नहीं, यानी कितने व्यक्ति हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। तो आप इसमें से जैसे 76 है, अगर पुरुषों का पूछा है तो पुरुष और महिला दोनों की लिखनी है यहाँ पे। 100 में से आपके 76 घटा दें, जो आएगा वो पुरुषों की आ जाएगी। और ऐसे ही महिलाओं की कि 100 में से आप 54 घटा देंगे तो जो भी आएगी यानी हमारी 46 आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुरुषों की तो 24% है और महिलाओं की 46%। पहले में तो देखो पहला फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, जो जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ है ये यहाँ पे लिखना आपने ऐसा का ऐसा 76 है जैसे ऐसे, और यहाँ पे लिखना आपने 54। और जो यहाँ है ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 24% तो हो गई हमारी पुरुषों की, और 24% हो गई हमारी पुरुषों की, और महिलाओं की हो गई हमारी 46%। ऐसे ही हम दूसरे कॉलम में करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे कॉलम में करेंगे कि जो 10 से 14 है आप बच्चों की लिख दें और ये पुरुषों की लिख दें और महिलाओं की लिख दें, जो भी यानी इसको घटाने के बाद 100 में से जो आएगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। तीसरे में आपकी 10 से 14 का वर्णन पूछ रखा है तो आपने ये ही करना है। इसके बाद मानव विकास सूचकांक आता है। ये मानव विकास सूचकांक भी हम एक तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। बेटा आप सभी का ध्यान से देखें। जो सकल राष्ट्रीय आय है यानी डॉलर में श्रीलंका की इतनी है, भारत की इतनी है, म्यांमार की, पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, यानी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है श्रीलंका की सबसे ज़्यादा है। अब जन्म के समय संभावित आयु यानी जन्म कितना है कि भाई कितनी एज तक जी सकते हैं, जो संभावित आयु है वो आप देखिए श्रीलंका की इतनी है। उसके बाद भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा श्रीलंका ही है। फिर आप विद्यालयी औसत यानी जो स्कूल में जा रहे हैं जैसे 10.9 श्रीलंका है। फिर इसके बाद भारत है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, यानी यहाँ भी आप देखेंगे श्रीलंका सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो मानव विकास सूचकांक आप देखें तो जो मानव विकास सूचकांक यानी जो निकला है हमारा प्रतिशत में ये 76। आप इसको देखकर कम नहीं मानना, ये हमारा मानव विकास सूचकांक हमने यानी प्रतिशत में निकाला तो 76, यानी श्रीलंका है जो वो सबसे ज़्यादा जो मानव विकास सूचकांक है वो श्रीलंका का सबसे ज़्यादा है। यानी स्वास्थ्य की, शिक्षा की और जो भी सुविधाएं आपने देखी हैं, आयु की, और ये 25 वर्ष या उससे अधिक के जो बच्चे थे उनकी, यानी जो सब में जो है श्रीलंका सबसे आगे है। इसके बाद आप जो ये लिखा है बेटा इसको भी ध्यान से पढ़ें। एक टॉपिक रह जाता है, मैं आपका वो कंप्लीट ही करवा देती हूँ। विकास की धारणीयता। विकास का बेटा ये हमने टॉपिक पहले भी करवा रखा है मैंने। विकास का अर्थ होता है सतत पोषणीय विकास, यानी हम कई बार खनिजों का या संसाधनों का इस तरह से लापरवाही से प्रयोग करते हैं। हम सोचते हैं ये तो प्रकृति के द्वारा, इसमें मनुष्य ने तो पैसा भी नहीं लगा रखा, प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में मिली हुई चीज़ें हैं, तो हम लापरवाही से यानी इन चीज़ों का प्रयोग करते चले जाते हैं। लेकिन ये धारणीयता बेटा ये जो हमारी सोच है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम संसाधन नहीं बचा कर रख सकते। तो इसका अर्थ होता है सतत पोषणीय विकास। जैसी परिभाषा आपने सतत पोषणीय विकास की पढ़ी थी कि हम वर्तमान में भी संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि भविष्य में भी उनको बचा कर रखा जा सके, यानी ये होती है विकास की धारणीयता। क्योंकि ये हमें कुछ आपने ऐसे ही डिटेल से लिखना, कुछ नवीकरण होते हैं, कुछ अनवीकरण होते हैं, तो जो अनवीकरण होते हैं उनको लाखों करोड़ों समय लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका ध्यान से यानी इनको सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। इसमें देखो ये भी लिख रखा है हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के, देखो ये क्या नाम है हेडिंग आप देखो, ये है बेटा हेडिंग आपकी कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया। इनमें
इसे हमें अपने बच्चों से उधार लिया। यानी इसमें कहने का क्या भाव है कि जो संसाधन हैं वे हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार का अर्थ तो ये होता है कि जब किसी अपने पूर्वज की ज़मीन वगैरह पर यानी हमारा अधिकार हो। तो इसमें ये कहा है विषयों का अर्थ यहाँ है संसाधन, कि जो संसाधन हमें मिले हैं ये अपने पूर्वजों से नहीं मिले, ये प्रकृति की देन है। ये इनका हमारे पूर्वजों का यानी पूर्वजों की ये अमानत नहीं है। और इस पे हमने बच्चों से उधार लेने का ये अर्थ है कि हमें इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को भी यानी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इनको बचा कर रख सके। थैंक यू बेटा।